और भाई कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैं पिछली सोमवार को लिखा था, डॉक्टर ने 1 हफ्ता के लिए लिखा था, तो मैंने चला गया था। मैं आ गया होगा लेकिन समझ नहीं आ पाया, इसलिए सॉरी। ठीक है, मैंने सोचा था कि आ जाऊँगा लेकिन नहीं हो पाया, जैसे सोचा जाता नहीं हो पाता है। मैंने सोचा था फ्लाइट से आ जाऊँगा, लेकिन फ्लाइट से नहीं आ पाया। फ्लाइट से नहीं आ पाया लेकिन टिकट नहीं बन पाई, ट्रेन से आना हुआ इसलिए लेट हो गया। ठीक है, चलिए आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। अपवर्तन खत्म हो गया था, अब गोली दर्पण से अपवर्तन संबंधित कुछ नियम होते हैं उसको पढ़ेंगे, अर्थात समझेंगे, महत्वपूर्ण डेरिवेशन वगैरह देखेंगे। लेकिन हाँ, ये सब शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी आवाज, वीडियो क्वालिटी, ये सभी चीजें आपको सही चाहिए हैं तो एक बार लिख कर मुझे बता दीजिए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक बार मुझे लिख कर बता दीजिए आप लोग। हाँ, क्यों सोनू केसरी? अच्छा ये बताओ आप लोग मुझे कि जितना होमवर्क दे रहा हूँ HW, जितना दिया जा रहा है डेली की डेली, आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जितना इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया, जितना सब्जेक्टिव दिया गया, सोनू केसरी जी कहते थे सर सोल्यूशन के साथ दीजिए, तो मैं सोल्यूशन के साथ देने लगा हूँ। कर रहे हो ना डेली डेली? अब देखो मैं न्यूमेरिकल भी दूंगा क्योंकि पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने ज्यादा वर्डन नहीं देना चाहा। ठीक है, आगे इतना ज्यादा चीजें पढ़नी है, अगर मैं ही वर्डन दे दूंगा तो आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं दिया गया इधर। अब न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, हाँ जिससे जैसा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वैसा मैं दे दूंगा। अच्छा ये बताओ मुझे क्या क्वेश्चन की डिस्कस करने की जरूरत है? कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कुछ है क्या? है तो बताओ, मैं डिस्कस करके तब स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। ये मुझे बताओ, अगर अगर आपको लग रहा है कि लेकिन हाँ, जो आपके 2-4 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उससे अपवर्तन से, वो तो मैं करा दिया था क्लास में भी, है ना, क्लास में भी करा दिया था, तो उतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। उतना से प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन और दे दूंगा। कोई है क्वेश्चन उसमें तो बताओ, मैं लगा के क्वेश्चन अभी करा देता हूँ। हालांकि आज मैं सभी का सोल्यूशन अपलोड करवा दूंगा। चलो ऐसा करते हैं, कल करूंगा। कल इसलिए करूंगा क्योंकि आज मैं सोल्यूशन अपलोड करवा दूंगा, जो भी नहीं लगाए हैं वो क्वेश्चन को लगा लेंगे। जो अपवर्तन से, परावर्तन से तीन पीडीएफ अपलोड करवाएं, एक 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 हमें अतुल यादव में कल कर लूंगा उसको, क्योंकि देखिए अपवर्तन से, परावर्तन से और परावर्तन से 2 पीडीएफ, अपवर्तन से 1 पीडीएफ अपलोड करवाएं। एक पीडीएफ में हाँ आज आंसर अपलोड करा दूंगा, उसके बाद में कराऊंगा। ठीक है, ओके, कल करा दूंगा ना। हैप्पी गुड, ठीक है, ओके। अजय सर, ठीक है, आज लगा लीजिएगा। जो नहीं लगाए हैं सब लोग, कल से मैं हम लोग उसको आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगा लेना जो लोग नहीं लगाए, क्योंकि कल समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी होमवर्क मिलने वाला है आपको। अच्छा आज मैं बता दूं आप लोगों को, केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं होमवर्क के रूप में, फिलिंग द गैप्स वाला, उसमें आंसर भी दिया गया है, लगा लीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में मिल गया होगा, मैं अजय सर से पूछ लूंगा, अपलोड कर दिए अभी आएंगे पानी लेकर, तो मैं पूछ लूंगा उनसे। ठीक है, हाँ हेलो एल्केन वाले का भी आंसर दे दूंगा। ठीक है, टाइप करवा रहा हूं केमिस्ट्री वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए स्टार्ट करें। एक बार मुझे कमेंट खोल लेने दीजिए। तो आप 2 दिन क्लास नहीं लिए थे तो इसके लिए माफी करना आप लोग। अरे यार ये अजय सर क्या क्या कर देते हैं। तो जी लॉग इन करेंगे। थर्ड लेक्चर अपलोड क्यों नहीं हुआ? आप अजय सर से फोन, अजय सर का नंबर लो, कोई भी दिक्कत हो इन्हीं को फोन करके परेशान किया करें। 70 84 93 97 80। मेरा काम पढ़ाना होता है, मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन अपलोड करना उन्हीं का काम होता है। मैं पीडीएफ बनवा के सेंड करवा देता हूँ। तीसरा लेक्चर अपलोड नहीं किए, वही किए नहीं किए हैं, उन्हीं को देख लेना। अच्छा ये सर, अजय सर इसको थोड़ा सा लॉगिन कीजिए। कहाँ गए? अरे सर जी इसमें लॉगिन करवाइए, थोड़ा लॉगिन करवाइए कमेंट करने से। ठीक है, तो उन्हीं को कॉल कर लिया करो। पीडीएफ हाँ मैं कर दूंगा, आंसर सेंड कर दूंगा पूरे पीडीएफ का। आशीष सर नहीं, अजय सर। मैं
अरे मुझे तो आराम था, डॉक्टर ने मुझे 1 ही हफ्ता का दवा लिखा था, ठीक है। उसने कहा था 1 हफ्ता बाद दिखा लेना, क्योंकि कि मैं जांच उच करवा के देख लूंगा क्या प्रॉब्लम है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद अब दवा 15 दिन का लिखा है, फिर भी अगले शनि अगर कहा कि तब पर भी मंडे को फिर से दिखा लेना। मैंने कहा ठीक है दिखा लूंगा मैं। तो सैटरडे संडे पढ़ाऊंगा, मंडे ट्यूसडे हो सकता है अगली बार भी आप कर दूं। ओके ठीक है, मैं बता दिया हूँ ना। सैटरडे संडे पूरी क्लासेस चलाऊंगा और मंडे ट्यूसडे मैं ऑफ कर दूंगा, हो सकता है, या मंडे को ही ऑफ करूँ। अगर मैं इस बार पहले से फ्लाइट बुक कर दूंगा, उस समय पे मिली नहीं इसलिए ट्रेन से आना हुआ, वो भी चालू में लर्ज की। अब जानते हैं पटना वाली ट्रेन कितनी खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने चाय भी भर लिया। ओके आगे चलिए। ओके वास्तविक है, चलिए अब लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग। अब देखो ध्यान से पढ़ना, अन्यथा फिर सर के ऊपर से चला जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन चीजें आ रही हैं, बहुत बढ़िया भयंकर भयंकर डेरिवेशन है, मैथ का भयंकर यूज है यहाँ पे। अगर जो क्लास 11 12th में मैथ नहीं पढ़ा है, या फिर 10th में मैथ अच्छे से नहीं पढ़ा है, ज्योमेट्री होगा, उसको दिक्कत होगी। खासकर बायोलॉजी वालों को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए पूरा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप सभी लोग। अब इसके आगे आप सभी लोग हेडिंग डालिए, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। क्या हेडिंग डालना है? नया टॉपिक ही शुरू हो रहा है, समझ लीजिए यहां से। गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, जिसे हम लोग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस भी कहते हैं। ठीक है, लेंस वाली चीजें हम लोग पढ़ेंगे। गोली पृष्ठों पे प्रकाश का अपवर्तन, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, समझे आप लोग? क्या पढ़ेंगे? गोली पृष्ठों पे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना? अरे कमेंट आप दे देंगे, कमेंट बॉक्स में। थैंक्स सर। खुल नहीं रहा, चलो ठीक हो गया। ओके ओके ओके। अब देखो भाई, ध्यान से पढ़ना, अन्यथा फिर नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि पक्का मैं बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा एक बार भी, अगर ध्यान तुमको इधर उधर किए तो। समझे अनु यादव? रोहित अच्छा होगा, इससे आपसे नहीं मतलब अनु, पहले आप अच्छे समझ लो, ये मतलब है। रोहित कैसा है? रोहित के घर जाना है क्या आपको? रोहित से पूछ रहे हो? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अन्यथा भी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोहित कैसे हो पूछ रहे हैं। रोहित का हाल चाल लेके क्या करोगे बताओ? रोहित बता दे भाई, बता दे रोहित कैसा है, अनु को बताओ। ठीक हो ना रोहित भाई? अनु को बताओ रोहित कैसे हो तुम? चलिए ध्यान दीजिए, अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा। अभी तक ये था, आप कठिन टॉपिक आ रहा है, फिर मैं मुझसे मत कहना सर नहीं समझ में आया, फिर वही तुम ही पूछोगे। जी सर दोबारा बताइए, मैं इंक भर रहा हूं ताकि अच्छा से दिखाई दे, खुद ही मैं लेट हूं। रोहित बता दे भाई, बताया रोहित तुम? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए पहली बात, हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, इसी फार्मूला को हम लोग डेरिवेट करेंगे। गोली अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो, दो प्रकार की पृष्ठ होती हैं। पहले हम लोग गोली पृष्ठ कैसा होता है ये हम बता रहे हैं आपको। गोली पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, गोली पृष्ठ जो होता है, दो प्रकार का गोली पृष्ठ होता है। एक होता है अवतल पृष्ठ, एक होता है उत्तल पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस तरह से, ये आपका है ये और एक है ये। कोई अपने तरीके से बता सकता है क्या कौन अवतल पृष्ठ होगा कौन उत्तल पृष्ठ होगा? कोई मुझे बताएगा?
नंबर 1 कौन सा पृष्ठ है ये बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगा, ताकि इससे पता चले कि आपका इमेजिनेशन पावर कितना है, आप कितना सोच सकते हो। जरा बताइए आप लोग। नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है? ध्यान देना, नंबर 1 उत्तल पृष्ठ है। क्यों उत्तल पृष्ठ है सर जी? क्योंकि ये उठा हुआ है, इसलिए ये उत्तल पृष्ठ है। इस तरह से उठा हुआ है ना, इसलिए कैसा पृष्ठ है? उत्तल पृष्ठ है ना, यह उत्तल पृष्ठ है। और ये कौन सा पृष्ठ है? अवतल पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? अवतल पृष्ठ है। ठीक है, समझे? तो ये उत्तल पृष्ठ हो गया, ये अवतल पृष्ठ हो गया। एक ही फार्मूला आता है, एक ही फार्मूला होता है, चाहे अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो, उसके अपवर्तन के लिए एक ही फार्मूला आता है। उस फार्मूले को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये बना लीजिए अपनी किताब में, कॉपी में। ठीक है ना, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। ध्यान दीजिएगा, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सूत्र क्या होता है, वही सूत्र हमको डेरिवेट भी करना है, उसी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना भी है। सूत्र क्या होता है, इधर ध्यान देना। होता है सूत्र n अपान v, n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू 1 n माइनस 1 अपान r। ये गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ भी अभी करेंगे ना। जहां पे u क्या है, v क्या है, ध्यान से समझना। u आपका क्या है, u आपका क्या है बताओ? गोली पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। v क्या है? v आपका गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, r क्या है? गोली पृष्ठ की त्रिज्या है। और n क्या है? अपवर्तनांक है। ये है, इसे नोट कीजिए सभी। अब हम लोग इसी फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे। इसको प्रूफ करना सबसे बड़ी चीज होती है। ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला पूछ लेता है, मैं दिखा दूंगा, क्वेश्चन भेज भी दूंगा, देख लेना आप लोग। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है गोली पृष्ठ के अपवर्तन के लिए कौन सा फार्मूला होगा, ये पूछ लेता है, तो आप ये टिक कर लेना। एक प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला बन जाता है इस फार्मूला से। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि सिंपल पूछेगा आपसे कि इसका निगमन कीजिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछना होगा तो निगमन पूछेगा, जो कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आंकिक प्रश्न बनता है, बहुत कम बनता है, लेकिन हम एक आध क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आंकिक प्रश्न बनता है यहाँ से, लेकिन कम बनता है लेकिन कम बनता है। जितना क्वेश्चन आपको फर्स्ट फिजिक्स से मिलेंगे, उतना क्वेश्चन सेकंड फिजिक्स से न्यूमेरिकल में तो नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से टिक करेंगे आपको। निगमन अभी मैं बताऊंगा, आंकिक निगमन के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए फार्मूला, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यह अपवर्तनांक n है। ठीक है, यच मत समझ लेना आप लोग। कुछ ही प्रॉब्लम है तो नंबर आपके पास है, उस नंबर पे कॉल कर लेना। क्लास की जैसे एंड होगा वैसे कॉल करना, मैं कॉल रिसीव करता हूं सबका भी। ठीक खुशी है ना, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले देखिए, दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक होता है, अभी अभी हमने आपको दिखाया, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल।
तो हम लोग अवतल के लिए और उत्तल के लिए दोनों के लिए फार्मूला डेरिवेट करेंगे, अवतल के लिए भी करेंगे, उत्तल के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल के लिए करते हैं, फिर उत्तल के लिए करेंगे। एग्जाम में कौन पूछता सर? एग्जाम में एग्जामिनर के मन के ऊपर के अवतल के लिए पूछे चाहे उत्तल के लिए पूछेगा, मतलब दोनों पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, दोनों करेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक करा के दूसरा आपको अपने से करने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूं, मैं आपको दोनों कराऊंगा, ठीक है ना। नहीं क्योंकि आप लोग अपने से करते होते नहीं हो तो हम कहां से करेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको बीच रास्ते में, ठीक है। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, इसको पूरा रब कर रहे हैं क्योंकि पूरा व्हाइट बोर्ड पे लग जाएगा प्रूफ करने में समय, और ध्यान से पूरा याद होना चाहिए क्योंकि मैं एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको दोबारा लेक्चर देखना होगा, ठीक है। पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना। गोलीय अवतल पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र लिखना, हेडिंग डालना, गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन, ठीक है। ये आपको हेडिंग डालना, ठीक है। मैंने हेडिंग लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा तो भी लिख लीजिए आप लोग। गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन, मैंने ये हेडिंग डाला है, शायद आप लोगों को, ठीक है, दिखाई देने लगा होगा, ठीक है। ठीक है ना। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग, दिखाई दे या ना। गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग सबसे पहले एक गोली पृष्ठ बनाएंगे, फिर उसके अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए निगमन करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं गोली पृष्ठ। एक देखिए, ये कौन सा दर्पण है बताओ जरा, ध्यान से देखते चलना, मुझे जो पूछ रहा हूं उसको बताते चलना। ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण, इसका नाम बताइए जरा, मैं जो पूछ रहा हूं फटाफट कमेंट आना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, बिल्कुल, ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इसके लिए हम लोग ना अपवर्तन के लिए सूत्र का फार्मूला करने वाले हैं। अवतल दर्पण में अगर हम बीचों बीच ये अवतल पृष्ठ, ये हमने एक पृष्ठ खींच दिया है, तो बताओ ये क्या है? ये जो ने पृष्ठ खींचा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे बताओ, इसको हम लोग नाम क्या देंगे बताओ, इसको हम लोग नाम क्या देंगे? अरे नाम क्या देंगे इसको, अरे नाम क्या देंगे, कुछ तो बताओ आप लोग। मुख्य अक्ष नाम देंगे, बहुत बढ़िया। इसको क्या कहा जाता था? मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया ना, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस मुख्य अक्ष पे, इस मुख्य अक्ष पे हम लोग क्या मानते हैं? ये आपका एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पे एक वस्तु, ये एक मिनट रखा गया है। देखिए भाई मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ये इसका मतलब नहीं कि आप लोग ध्यान मत देना, ये एक वस्तु रखा गया है, ठीक है, वस्तु रखा गया है, और ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र सी है, ठीक है, इसी त्रिज्या यही इसका, ठीक है। आप एज्यूम करना वक्रता केंद्र सी से, वक्रता केंद्र सी से हमने एक अभिलंब खींच डाला इस पे, यह अभिलंब है। वक्रता केंद्र सी से क्या है? यहाँ पे अभिलंब है, अभिलंब का मतलब 90 अंश का एंगल बनाता है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है सबको, इसलिए मैं प्लीज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अन्यथा फिर सर के ऊपर से चला जाएगा, फिर मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, ये कितनी बार मैं आपको बता दूं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ से, ये जो ओ है, जो वस्तु की दूरी ओ है, ये ओ जो है, यहाँ से प्रकाश किरणें निकलती हैं, मान लीजिए इसको मैं ब्लैक से निकालता हूँ, ठीक है, ऐसे यहाँ पे गिरती है। अच्छा, ये अभिलंब से जब टकराएंगी तो बताओ क्या होगा? प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात या अभिलंब की ओर झुकेंगे या अभिलंब से दूर जाएंगे? ये जरा बताइए,
प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेंगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगा? बताओ। अभिलंब की ओर झुकेंगी। बहुत बढ़िया जवाब सभी का है। यह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, इस तरह से अभिलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा जरा बताना, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। यह देखिए वस्तु से आने वाली प्रकाश, इसे आपतित किरण कह सकते हैं। इस आपतित किरण तथा ये जो बीच का कोण है, इसे हम लोग क्या देंगे नाम? बताओ, इसको क्या नाम देंगे? बताओ क्या नाम देंगे? इसके बीच का जो कोण है, इसको क्या नाम देंगे? हाँ, आपतन कोण आई नाम देंगे। बहुत बढ़िया। ये आपका क्या है? आपतन कोण आई। देखो बहुत नजदीकी मामला हो जाएगा, इसलिए आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, क्योंकि फिगर बहुत खतरनाक बनता है। देखो अपवर्तन के पश्चात होता क्या है, यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से प्रकाश किरणें वापस आती हैं ऐसे, और प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनाती है? आई समझ लीजिए, प्रतिबिंब बनाती है। जब ये प्रतिबिंब आई बना रही हैं, ये तो पूरा कोण क्या हो गया? आई हो गया। लेकिन जो प्रतिबिंब बना रही है, तो ये वाला जो कोण है, मुझे बताइएगा, ये ब्लैक वाला कोण जो है, जिसको क्या कहेंगे हम लोग? इस कोण को क्या कहेंगे हम लोग? आप ही बताइएगा। देखिए एक कोण तो ये पूरा है जिसको हम लोग आई माने, जो रेड से बनाए, लेकिन ये ब्लैक वाला आधा कोण है, यहाँ रेड से ब्लू तक का कोण है, इसका नाम क्या देंगे बताइए? क्योंकि ये अपवर्तन के पश्चात है, अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा ना, इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे। बहुत बढ़िया, पढ़ने वाले बच्चों का जवाब आ रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि एक बार में रिस्पांस आ जा रहा है। ध्यान दोगे तो आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगा। अब इसके बाद सब चीजें आसान, ये आर हो गया, ये आई हो गया। ये कैसे हुआ मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान देना, शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं आप लोग? ऐसे ऐसे दो कोण बनता है, इधर का कोण इधर का कोण दोनों बराबर होगा। अगर ये आई होगा तो ये भी आई होगा, ऐसा आप लोग जानते हैं? ऐसा आप लोग जानते हैं? ऐसा होता है। तो देखो ये कोण जो है और ये कोण दोनों अपवर्तन वाली कोण है ना, ये इसी यही काली वाले को तो रेड के रूप में हमने पीछे बढ़ाया है। तो ये कोण और ये कोण दोनों आर होंगे कि नहीं आर होंगे? दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? आर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आर हो जाएंगे कि नहीं आर हो जाएंगे? बताओ। शीर्षाभिमुख कोण होता है, जैसे इधर का कोण आई है तो इधर का कोण आई होता है, सेम कोण होता है ना। हम ये बड़ा वाला की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि छोटा वाला होगा, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात तो यही रेड वाले को तो मैंने पीछे बढ़ाया डॉटेड लाइन से। ये जो ब्लैक वाला है इसी को तो मैंने पीछे बढ़ाया डॉट डॉट करके। हाँ, इसी को तो मैंने पीछे बढ़ाया है। यस या नो बताओ? इसी को तो मैंने पीछे बढ़ाया है। तो ये आर होंगे और ये भी आर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब चलो, मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं, ये जो दूरी है आपका, इसको हम लोग आर लिखते हैं। जो वक्रता त्रिज्या वाली दूरी है इसको हम लोग वी लिखते हैं, और इसको हम लोग यू लिखते हैं, ठीक है। ये तीनों दूरियां हैं। आर मतलब ये वक्रता त्रिज्या वाला दूरी है, वी मतलब ये क्या है, इस तरह से ये क्या है, वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी है, यू का मतलब क्या, वस्तु की दूरी है। तीनों को अलग अलग मानते हैं, ठीक है ना, ये मानते हैं। और ये जो कोड है ना, इस कोड को हम लोग अल्फा लिखते हैं नाम, इस कोड को हम लोग बीटा देते हैं नाम, और इसको गामा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फा देते हैं, इसे बीटा देते हैं, और इसे गामा देते हैं। अल्फा बीटा गामा तीन कोड हम लोग देते हैं। ये ध्यान देना, इस कोड को अल्फा देते हैं, इसको बीटा देते हैं, इसको गामा देते हैं। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, पिक्चर छोटा बनाया हूं क्योंकि बोर्ड पे ही लिखना है सब चीजें, ठीक है, इसलिए मैंने पिक्चर छोटा बनाया है, ठीक है। जिसको समझना था एक बार में समझ चुका है, जिसको नहीं समझना था वो एक्सक्यूज देगा, मुझे पता है ना। जिसको समझना था एक बार में समझ चुका है, जिसको नहीं समझना है वो एक्सक्यूज देगा, ठीक है। मैं कहूँ तो एक बार और बना दूं।
चलो एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं, हालांकि इसके बाद मुझे कैलकुलेशन ही करना था, लेकिन जिसको समझ में आ चुका है वो रिवीजन हो जाएगा उनको, ठीक है, क्योंकि एक बार नहीं समझ में आया तो पूरा चीजें नहीं समझ में आएगी। मैं पूरा रब कर देता हूँ। मैं अवतल पृष्ठ को बनाऊंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अवतल पृष्ठ को बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार समझना, दोबारा तो मुझे नहीं पढ़ाना है, आप लोग समझोगे ना। यहाँ पे अवतल पृष्ठ को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका है मुख्य अक्ष जो कि ब्लू लाइन से मैंने खींचा है। अब आप कुछ लोगों को इससे मुख्य अक्ष पता ही नहीं होगा, जो पहली बार आ रहे हैं ना, जो पढ़े नहीं है अभी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था ये मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पे इस मुख्य अक्ष की जो वक्रता त्रिज्या है ये सी, यहाँ पे यार आर आप जो भी बना लीजिए, सी बना लीजिए, सी सेंटर, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है, आप लोग इतना जानते हो कि वक्रता त्रिज्या से क्या जाता है, अविलंब जाता है, अविलंब जाता है। ये डॉटेड लाइन से जो है ना, ये अविलंब है, क्या है, अविलंब है, रेड कलर के डॉटेड लाइन से जो है ये अविलंब है। और देखो अविलंब है, और यहाँ से देखिए ये वस्तु है, तो वस्तु से प्रकाश किरण अविलंब पे गिरता है। तो एक चीज जानते होंगे, ये प्रकाश किरण किधर झुक जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। वस्तु से प्रकाश किरण जब अविलंब पे गिरता है, अविलंब की ओर प्रकाश किरण झुक जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लो भाई, ये मैंने आपको अपवर्तन में पढ़ाया था। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है ना। तो सीधी सी बात है, जब ये प्रकाश किरण इस पे आपतित हुआ ना यहाँ पे, तो ये जो कोण बना, इसको मैं एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ। उस पॉइंट को मान लो नाम हमने यम दे दिया। यम के पास जो ये कोण बना, ये आपतन कोण होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ये ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ, आपतन कोण को मैं आई से लिखता हूँ, ठीक है ना। और जो ये यहाँ पे ये अपवर्तन के पश्चात ये जो कोण बना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं बताओ। अपवर्तन के पश्चात जो कोण बनता है, इसको क्या, अपवर्तन कोण आर लिखते हैं, अपवर्तन कोण आर लिखते हैं। अब देखो ये ब्लैक वाला जो लाइन, इसको हम लोग डॉटेड करके पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसमें मैं फिर से ब्लू से इसको मैं पीछे कर देता हूँ, ऐसे डॉटेड। ये आपका बना है, ठीक है, इसको मैंने पीछे किया, थोड़ा सा परफेक्शन में कमी है, ये कला बनाने नहीं आता है, ठीक है। ये मैंने बनाया, तो ये देखिए ये कोण आर है, और ये कोण आपका यहाँ पे जो बनेगा, ये भी कोण आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से ना। मैंने अभी बताया था शीर्षाभिमुख कोण, ये सॉरी इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये कोण जो रेड वाला दोनों बना, ये भी आर होगा, अपवर्तन कोण होगा। और ये वाला कोण क्या बताओ, यहाँ पे भी ये लाल, ये अपवर्तन कोण है जो कि आर होगा ना। और ये ब्लैक वाला आपका क्या, आपतन कोण है जो कि आई है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो मैंने क्या माना कि ये कोण आपका अल्फा है, ये कोण आपका बीटा है, और ये कोण आपका गामा है। यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या से ये दूरी आर से मैंने बना दिया, ये देखो बी है, ये क्या आई है आपका ना, ठीक है। ये दूरी हमने किससे बना दिया, बी से बना दिया, और ये दूरी आपका यू से बना दिया, जो कि वस्तु की दूरी से है। ये पूरा सिस्टम है जो कि आपके फिगर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को। एक बार बताओ, मैंने दो बार बताया, क्यों बताया, क्योंकि मैं अभी बताया, इसके बाद वाले में नहीं बताऊंगा, मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा। अल्फा बीटा गामा, हाँ ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज जानते हो आप लोग, एक सिद्धांत होता है त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अगर कोई इस तरह से त्रिभुज हो, इसके सामने कोण मान लीजिए अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया, और ये बाहर जो कोण है इसे डेल्टा मान लो, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो बाहर का जो कोण होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी डेल्टा इज इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा। ये आपका सिद्धांत होता है, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, कक्षा सब लोग पढ़े होंगे, चाहे आप मैथ से हो चाहे बायो से, कि अगर मैं किसी भी त्रिभुज में ले लूं तो बाहर जो कोण होता है वो अंदर के सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण सिद्धांत होता है। हाँ, ये आप लोग पढ़े होंगे,
होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? पता है ना? तो यहाँ पे बहिष्कोण सिद्धांत का मेन रोल है, उसी से पूरा प्रूफ होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OCM लेंगे, त्रिभुज OCM लेंगे, त्रिभुज OCM में, त्रिभुज OCM में ध्यान देना, यहाँ पे त्रिभुज OCM कौन सा है? ये वाला त्रिभुज OCM, ये वाला। यहाँ पे अल्फा कोण है, यहाँ पे क्या आई कोण है। त्रिभुज OCM को बनाओगे तो इसी यही कोण बनेगा आपके। ठीक है, यही बनेगा। यहाँ पे आई कोण है, आई कोण है, यहाँ पे ये देखिए O है, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C है, यहाँ पे M है। ठीक है, ये है, यहाँ पे क्या है, अल्फा कोण है, यहाँ पे बाहर गामा कोण है। ठीक है, C के पास गामा कोण, मैंने OCM वाले त्रिभुज को बाहर निकाला। तो बताइए मैं यहाँ पे अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा लिख सकता हूँ बहिष्कोण प्रमेय के सिद्धांत के आधार पे। अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा लिख सकता हूँ। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने बताया ना त्रिभुज में इसके सामने की इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। कक्षा 10 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा, अब हो गया जो करना था हमको, फिगर में समझाना था, समझ चुके हो आप लोग। गामा माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो आप लोग। मैंने क्या है, अल्फा इज इक्वल इधर ला दिया, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिर से लेंगे ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज IMC में। बताओ त्रिभुज IMC में क्या होगा? त्रिभुज IMC में क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा? त्रिभुज IMC में बताओ क्या होगा, एक बार बताओ मुझे, त्रिभुज IMC में क्या होगा? त्रिभुज IMC दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बताओ, त्रिभुज IMC दिखाई दे रहा है? बीटा, बताओ बीटा प्लस क्या होगा? एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बीटा प्लस क्या होगा? अरे बताओ, दिखाई दे रहा है IMC। यहाँ पे गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा प्लस, देखो भाई यहाँ पे R है, ये I तो इसमें था ना, OMC में था, यहाँ पे IMC में तो ये छोटा वाला कोण है R। हाँ, बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा। मैं अगर इस त्रिभुज को बाहर बनाऊं तो ऐसे ही बनाएंगे ना, यहाँ पे देखो, ये है आपका बीटा, ये है गामा, और ये है आपका R। बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। हाँ, हो गया, चलो अच्छी बात है, ये दो चीजें हो गई। तो यहां से R इज इक्वल टू निकाल लो, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 निकालो, R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना ना, अवतल पृष्ठ से जो मतलब स्नेल के नियम से लिखना सभी लोग, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल के नियम से क्या होता है बताओ, स्नेल के नियम से क्या होता है? अरे बताओ, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन होता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। अब देखो भाई, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे क्या होता है, साइन आई जो होता है ना, इसको आई लेते हैं, क्योंकि साइन आई बहुत छोटा सा कोण एंगल है आई यहाँ पे, और वो इसका मतलब आई हो जाता है, साइन आई लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसको आई लेंगे, साइन आर को हम लोग यहाँ पे आर लेंगे। ठीक है, यानी कि फार्मूला क्या बनेगा, आई अपान आर इज इक्वल टू एन बनेगा। फार्मूला क्या बनेगा, आई अपान आर इज इक्वल टू एन बनेगा। ठीक है, आई अपान आर इज इक्वल टू एन बनेगा। क्यों बनेगा? हम लोग स्नेल का नियम हमने बताया था अपवर्तन में आपको, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन होता है, तो हम लोग साइन को आई मानेंगे, साइन आई को आई मानेंगे, क्योंकि
साइन आई का वैल्यू आई के लमसम बराबर होता है, छोटा सा वैल्यू होता है, तो थोड़ा हमारा इधर से आसानी हो जाए गुणा भाग करने में, इसलिए आई को आई मानेंगे, आर को आर मानेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आई अपान आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यन आर। इसे आप लोग कोठरिया दीजिए, यन आर। ठीक है, क्या निकल जाएगा यहाँ पे, यन आर। ये क्या हो जाएगा, यन आर। क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर है। आई इज इक्वल टू यन आर। एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद इसको हम लोग आगे का प्रूफ करते हैं। ठीक है, आगे का सिस्टम करते हैं, नहीं तो आप लोग नोट नहीं कर पाओगे ना। समय दे देता हूं 1-2 मिनट का आपको। अगर पीछे का नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं आएगा आगे, आप क्लास छोड़ के शौक से जा सकते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर पीछे का नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप क्लास छोड़ सकते हैं। हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक साइन आई इज इक्वल टू एन आर है, तो आई का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा है, और आर का वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा है। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, बताओ। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, मतलब आई का वैल्यू रखो यहाँ पे, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन आर। आर का वैल्यू क्या है बताओ, आर का वैल्यू क्या है यहां से, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहां तक हो चुका है आपका। इसके आगे चलते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है जो कि आपको बहुत ही आसानी से करना होगा, लेकिन ध्यान देते हुए। आप लोग एक चीज जानते हैं कि कोड इज इक्वल टू क्या होता है, चाप बट, कोड इज इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये आप लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग, तो क्या लिखेंगे बताओ। हाँ, कोड इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होता है। और अगर हम आपसे पूछें कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए पी बिंदु हो जाएगा। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लिखेंगे। देखिए अल्फा ये कोड है, इसके सामने का चाप क्या है, एमपी है, और इसकी त्रिज्या क्या है, ओपी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमपी अपान ओपी। अगर बीटा इज इक्वल टू मैं पूछूं तो क्या लिखोगे आप लोग। देखिए ये बीटा कोड है, इसके सामने कोड एमपी है, और इसके बीच की त्रिज्या है आईपी। क्या हो जाएगी, एमपी अपान आईपी। ठीक है, इसी तरह मैं गामा इज इक्वल टू पूछूंगा तो क्या लिखोगे, गामा इज इक्वल टू पूछूंगा तो ये कोड देखो, ये इसकी त्रिज्या क्या है, इसके सामने का कोड जो है देखो, ये चाप हो गया एमपी अपान ये त्रिज्या सीपी। हो गया, तीनों लिख लोगे। हाँ, एमपी अपान ये तीसरे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, बताओ। मैंने लिख के दिखा भी दिया आप लोगों को, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है इस यहां पे रखेंगे। हाँ? इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। मैंने आपको कोड बटे त्रिज्या वाला सिस्टम तो अपनाया बस। ये अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है इसमें रखेंगे हम लोग। ठीक है, लिख लोगे। कैसे लिखोगे आप लोग, मैंने बताया कोड इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। अगर मैं अल्फा कोड का मान पूछूंगा तो इसके सामने के चाप क्या है, एमपी है, तो एमपी हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या क्या, ओपी हो जाएगी। इसी तरह बीटा कोड लिखूंगा तो इसके सामने का चाप ये एमपी है, एमपी इज इक्वल टू उसके नीचे कोड आईपी हो जाएगी। इसी तरह गामा कोड बताऊंगा तो इसके सामने चाप क्या एमपी है, और इसके नीचे कोड सीपी हो जाएगा।
हाँ, लिख लेना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सभी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे हम लोग, एमपी यूपी सबका वैल्यू लाके रखेंगे हम लोग यहाँ पे। बस अब आपका प्रूफ होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको समीकरण नंबर 3 मानो, ठीक है। लिखना है यहाँ पे समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रखो। गामा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एमपी अपान सीपी है, तो लिखेंगे यहाँ पे एमपी अपान सीपी माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है, एमपी अपान ओपी, एमपी अपान ओपी, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, यन हो गया, यन का तो बात है अलग है, ठीक है। गामा का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से एमपी अपान सीपी माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू एमपी अपान आईपी, ये वैल्यू देखो। यहाँ सबके ऊपर एमपी है क्या, यहाँ पे सबके ऊपर एमपी, यहाँ पर भी एमपी, यहाँ पर भी एमपी, यहाँ पर भी एमपी, यहाँ पर भी एमपी, कट जाएगा एमपी एमपी, कट जाएगा एमपी एमपी, कट जाएगा एमपी एमपी, बताओ कट जाएगा एमपी एमपी, हाँ या ना। अरे एक बार हाँ बताओ, कट जाएगा, ठीक है कट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपान सीपी बचेगा माइनस 1 अपान ओपी बचेगा इज इक्वल टू यन 1 अपान सीपी बचेगा माइनस 1 अपान आईपी बचेगा, ठीक है यही बचेगा। अब ध्यान से देखना, ये सीपी है, क्या है सीपी, ये है सीपी का मतलब क्या है, यहाँ पे आर है। लेकिन एक बात मैंने आपको बताया था बहुत पहले, चिन्ह वाली बातें, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। बताओ जरा, अगर मैंने आपको क्या बताता, अगर इस चतुर्थांश मानेंगे यहाँ पे ना, इसके इधर की सभी चीजें क्या निगेटिव लेंगे, इसके इधर की सभी चीजें पॉजिटिव लेंगे, ऐसा मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, है ना। तो इधर की जितनी चीजें हैं पी के इधर की सब निगेटिव होंगी, सबकी सब क्या होंगी, निगेटिव होंगी, हाँ ऐसा बताया था मैंने आपको ना। तो देखो सीपी, यहाँ पे सीपी है तो आप जानते हैं, यहां से चित्र से लिख देना, चित्र से सीपी, सीपी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सीपी इसका वैल्यू क्या आर है ना, वो भी माइनस आर लेंगे, क्योंकि ये चतुर्थांश की बात मैंने बताया था, इसके इधर यानी ये दर्पण की इधर की सभी चीजें माइनस होंगी और दर्पण उधर की सब चीजें पॉजिटिव होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना। सीपी माइनस हो गया। अब देखो ओपी है, यह ओ से पी मतलब यू है, तो ओपी को क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, ओपी को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपी को क्या लिखेंगे माइनस यू ना। और यहाँ पे देखो आईपी है, आईपी को क्या लिखेंगे, आईपी को क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, वो भी माइनस बी, हाँ ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ, सबको माइनस माइनस में लिखेंगे, यस या नो। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, हाँ नहीं होनी चाहिए डाउट, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो। ये ऑलरेडी मैंने जो बताया था उसी का एक्सटेंड लेवल है, ये आपको समझ में आया कैसे कैसे लिखा हूं मैं। चलिए अब मैं ये सीपी ओपी आईपी का वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूं, इसको समीकरण नंबर क्या मान लूं, 3 हो गया, 4 मान लेता हूं, समीकरण नंबर 4। देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से हम लोग सीपी आईपी एमपी का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपान सीपी का वैल्यू क्या है माइनस आर, यानी 1 अपान माइनस आर, ठीक है, माइनस ये ओपी का वैल्यू क्या है माइनस यू, 1 अपान माइनस यू ओपी हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू यन हो जाएगा 1 अपान सीपी, सीपी का वैल्यू क्या है माइनस आर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और माइनस 1 अपान आईपी का वैल्यू क्या है माइनस बी, ठीक है, ये हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस ये दूसरे को प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान आर हो जाएगा प्लस 1 अपान वी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब गुणा भाग करना है बताओ, कुछ करना नहीं है ना, इज इक्वल टू देखो ये माइनस बी और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एन बाहर रहेगा 1 अपान माइनस आर प्लस 1 अपान वी, बहुत आसान हो गया। इसके बाद गुणा भाग करेंगे, इधर उधर करेंगे, सब चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब खत्म है एकदम खल्लास, ठीक है, कोई ही दिक्कत नहीं है। मैं इसके आगे उधर कर रहा हूं, क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या करने वाले हैं, ये 1 अपान वी है ना, ये क्या करने वाला हूं मैं, हम लोग यहाँ पे बताइए
यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए जरा। बताइए बताइए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ देखो 1/r वो भी माइनस में है, प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/r माइनस, ठीक है, प्लस n/v। देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग कि सिंपल काम करते हैं। बताओ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताओ। हाँ सिंपल, देखो ये r वाले को इधर लाएंगे, v वाले को उधर ले जाएंगे। r वाले को इधर लेकर आओ, देखो क्या होगा, n/r माइनस 1/r हो जाएगा इज इक्वल टू n/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा। देखो यहाँ से प्लस r हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n/v माइनस 1/u। यह आपका आंसर हो जाएगा, इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, औसत दर्पण के लिए इस तरह से आपका प्रूफ हुआ। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जिसको देखना है वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख ले, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आर वाला एक साइड कर दिए हैं, यू और बी वाला एक साइड कर दिए हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे। अरे नोट करिए, पूरा याद हो गया कार्तिक, बहुत बढ़िया, जो ध्यान से देखे होंगे पूरा याद हो गया होगा। कहां पे माइनस हटेगा, अरे ये प्लस 1/u है, इधर चला जाएगा तो माइनस 1/u हो जाएगा, और ये माइनस 1/n/r इधर आएगा तो प्लस n/r हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ही रहेगा, कहीं हटेगा। यहाँ पे इधर तो सब में माइनस है भाई, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस से गुणा हुआ प्लस हो गया, ये माइनस है, माइनस से गुणा हुआ प्लस हो गया, और कहीं तो कुछ होगा नहीं, सब चीजें सही तो है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बदमाशी कर रहे हो तुम लोग। चलिए आगे चलते हैं, रफ करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं फिगर को रहने देता हूं, एक नई चीज आप लोगों को सिखानी है। ठीक है, नई चीज सिखानी क्या है, अगर मान लीजिए प्रकाश किरण, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल के लिए मैं बता दे रहा हूं, हालांकि न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, लेकिन इसे प्रूफ होने के बाद दोनों का प्रूफ हो जाएगा। मान लीजिए प्रकाश किरण जो है n1 अपवर्तनांक वाले में से n2 में जाता है, तो क्या लिखेंगे इसे, 1n2 लिखेंगे ना, 1n2 लिखेंगे ना, इसे n1 से n2 में जाता है 1n2 लिखेंगे, और 1n2 को हम लोग कैसे लिखते थे, n2/n1 लिखते थे। ये n का वैल्यू है। जब लिखेंगे यहाँ पे, जब प्रकाश किरण n1 से n2 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा।
N1 से N2 वाले अपूर्णांक के माध्यम में प्रवेश करे तो 1 N2 लिखेंगे, N2 अपान N1 इसे लिखा जाता है, N2 अपान N1 का मान n होता है। हाँ है ना, N2 अपान n लिखे होता है, ऐसा होता है कि नहीं, है ना, N2 अपान n। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जब प्रकाश ये N1 अपूर्णांक से N2 में प्रवेश करे तो n का मान क्या हो जाएगा, N2 अपान n हो जाएगा। तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1 से, तो क्या यहाँ पे जो फार्मूला है n माइनस वन अपान आर इज इक्वल टू n अपान बी माइनस वन अपान यू, यहाँ पे n इज इक्वल टू N2 अपान N1 लिखेंगे। आइए लिख के देखते हैं, n के स्थान पे N2 अपान N1 माइनस वन अपान आर माइनस इज इक्वल टू N2 अपान N1 अपान V माइनस वन अपान यू। N2 अपान N1 सिंपल है, बस मैंने n के स्थान पे N2 अपान N1 लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, N2 माइनस N1 अपान N1 R इज इक्वल टू N2 अपान N1 V माइनस वन अपान यू। देखो N1 यहाँ पे भी N1 यहाँ पे भी, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में N1 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में N1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपान R, N1 R इंटू N1 करेंगे इज इक्वल टू N2 अपान N1 V इंटू N1 करेंगे माइनस N1 अपान V यू लिखेंगे। दोनों पक्षों में N1 से गुणा कर दिए। अब देखो ये वाला N1 है, इस N1 से कट जाएगा, ये N1 इस N1 से कट जाएगा, आएगा क्या, आएगा क्या, ध्यान देना क्या आएगा, N2 माइनस N1 अपान R आएगा इज इक्वल टू N2 अपान V माइनस N1 अपान U आएगा। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका प्रूफ। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग, कभी ये न्यूमेरिकल के लिए काम देगा, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, मैं रफ कर रहा हूं अभी इसके बाद तुरंत। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, कौन कह रहा नहीं आएगा। हो गया, नहीं हुआ, बहुत कठिन है यार, हो गया तो चले आगे, आज ही उसका बता दें। उत्तर वाला भी आज ही करा दें तो सही रहेगा ना। N1 क्यों, N1 से गुणा करने पर N2 अपान, देखो एक माध्यम N1 से माध्यम दो, मान लीजिए दो माध्यम हो गए, अभी हवा से कांच में जा रही थी, मान लीजिए अब तेल से कांच में भेज देता तो तेल का अपूर्णांक N1 यूज करेंगे, यहाँ पे तेल का अपूर्णांक N2 यूज करेंगे ना, इस कंडीशन के लिए मैंने किया है, ठीक है, इसलिए मैंने किया है, मैंने अपवर्तन में बताया था आपको N1 N2 ना, मैंने आपको बताया था। अगर आपके दिमाग में सर N1 N2 क्यों लिया, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे हवा से वायु में जा रहा था तो N1 ले रहे थे, कोई N ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। मान लो तेल से कांच में चला गया तो क्या होगा, अभी हवा से कांच में जा रहा तो N ले रहे थे, तेल का अपूर्णांक अलग होता है, कांच का अपूर्णांक अलग होता है। इस कंडीशन के लिए मैं N1 से 2 में, 1 माध्यम से 2 माध्यम में जा रहा, अब माध्यम 1 कुछ भी हो, माध्यम 2 कुछ भी हो, इस हिसाब से लिखते हैं। अब 1 N2 को मैंने अपवर्तन में बताया था आपको, N2 अपान N1 लिखते हैं, तो यानी n के स्थान पे N2 अपान N1 लिख दिया, जहां पे n है वहां पे N2 अपान N1 लिख दिया, इस समीकरण में ये लिख दिया। अब आपको क्या, यहाँ पे ये सॉल्व नहीं दिया है, इसमें हम क्या किए, दोनों पक्षों में N1 से गुणा कर दिया, तो ये कट गया आपस में और आपका फार्मूला ये बन गया, ये तो है, ठीक है। हाँ N1 अपान V हो गया, अब यहाँ पे N2 अपान V हो गया ना,
N1 से गुणा किया, ठीक है। अरे करेंगे सब में करेंगे, इसमें भी करेंगे N1 से गुणा, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। इसमें नीचे N1 था तो कट गया, यहाँ पे नहीं आया। इसमें भी नीचे N1 था, कट गया, नहीं आया। यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग यही फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेम फार्मूला आएगा, बस फिगर अलग बनेगा, कुछ प्लस के माइनस होंगे, लेकिन तरीका सेम रहेगा, इसलिए आपको तेजी से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहीं पे उत्तल दर्पण बना रहे हैं ना। ये फार्मूला अवतल पृष्ठ के लिए हो गया, अब उत्तल पृष्ठ के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपवर्तन, यहाँ पे लिख दीजिए उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र का निकलना। सेम फार्मूला आएगा। अब आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, आगे आगे बताएंगे, ठीक है। गोली हेडिंग क्या है? गोली दर्पण के, क्या हेडिंग डालिएगा? गोली उत्तल पृष्ठ के, गोली उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र, ठीक है। कार्नेगी है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का, ठीक है। अब ध्यान देना क्या होता है। गोली उत्तल पृष्ठ इस तरह से बनता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये गोली उत्तल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? गोली उत्तल पृष्ठ है। इसको मैं और अच्छा बना दूं, ठीक है। इसको और ऊपर बनाऊं मैं थोड़ा सा, यहां से। ये कैसा पृष्ठ है? गोलीय ये कैसा पृष्ठ है? गोली उत्तल पृष्ठ है ना। गोली उत्तल पृष्ठ है ना। इस गोली और उत्तल पृष्ठ के लिए मैं, देखो मेरा कला उतना अच्छा नहीं है आप लोगों की, इतना अच्छा कि मैं अच्छा से बना लूंगा। ये मुख्य अक्ष, मैं बायोलॉजी से नहीं पढ़ा हूं। मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के, ये आपका क्या है? पी बिंदु ध्रुव है, ठीक है। क्योंकि इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, सी हो जाएगा। लेकिन हमने वस्तु को तो यहीं पे रखूंगा ना, ये वस्तु को रखा मैंने, हमने कहाँ रखा? ये वस्तु को रखा, ठीक है। अब देखिए वक्रता केंद्र जो सी है, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक, अभी सी यहाँ से नहीं और सी दूर करो, सी यहाँ पे वक्रता केंद्र इसका अच्छा रहेगा। यहाँ से मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक लंब डाला डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन वाला क्या है? लंब है ना, जो कि इसके पृष्ठ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो क्या है? ओ बिंदु क्या है? वस्तु की दूरी है। इसको और मैं ओ बिंदु वस्तु को और आगे करूं, ठीक है। ये वस्तु की दूरी है, ठीक है। वस्तु से हम लोग प्रकाश किरण ले जाते हैं, इसे पृष्ठ पे पड़ाते हैं। ये जरा बताना आप लोग, जैसे ही पृष्ठ पे पड़ेगा तो ये क्या अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर चला जाएगा? अभिलंब की ओर। ये मुझे बताओ, ये देखो हम लोग जब अवतल पृष्ठ ले रहे थे तो इधर इधर इसका त्रिज्या इधर बना था, तो इसलिए इसका इधर वक्रता केंद्र था। लेकिन उत्तल पृष्ठ का ऐसे है तो इसका त्रिज्या क्या होगा? इधर होगा ना कहीं, तो इधर ही आपका वक्रता केंद्र है, इसलिए मैं उधर लिया हूं, अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो। हाँ? ये बताओ अभिलंब की ओर जाएगा या अभिलंब से दूर जाएगा? प्रकाश किरण कहां से जा रहा है? वायु से कांच में जा रहा है। इधर वायु है, इधर कांच है। ये कांच है आपका, लेंस कांच का बनता है, ये कांच है आपका। ये कांच में जा रहा है, अभिलंब की ओर जाएगा या अभिलंब से दूर हट जाएगा? अभिलंब की ओर जाएगा। ये वायु आपका विरल माध्यम है, कांच आपका सघन माध्यम है। बताओ एक बार बताओ, अभिलंब की ओर जाएगा या अभिलंब से दूर की ओर चला जाएगा? अभिलंब की ओर जाएगा ना, तो बिल्कुल ये प्रकाश किरण है अभिलंब, देखो ये रेड वाला है, ये प्रकाश किरण रेड वाले की ओर से मुड़ गया, ऐसे ज्यादा मुड़ दिया मैंने, इतना मुड़ता नहीं है, ठीक है। ऐसे
अरे यार ऐसे हल्का से मुड़ा है, इसको जाना था ऐसे चला गया होता, लेकिन अभिलंब की ओर हल्का से मुड़ गया है, झुक गया है। तो जरा बताना जरा, अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, है ना, ये जो कोड है, ये जो कोड है, इस कोड को हम लोग क्या कहेंगे? ये कोड जो है जो कि ब्लू लाइन से बनाए हैं, ये देखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच का ये कोड क्या कहलाएगा? जरा बताना। ये आपका अभिलंब है ब्लू वाला, ये रेड वाला अभिलंब है, ब्लू वाला आपतित किरण है, इसके बीच का कोड क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपतन कोड, आई कहलाएगा। बिल्कुल, इसके बीच का कोड, ये आपतन कोड आई कहलाएगा ना। और ये अभिलंब की ओर झुका है, इस किरण को मैं पीछे अगर बढ़ा दूं तो यहाँ पे कोई एक, ये यहाँ पे कोई एक आपका इस तरह से, देखो भाई मैं पीछे इसको बढ़ा रहा हूं, तो ये पीछे बढ़ाया हूं मैं, इसको हमने पीछे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये जाके मिला, इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब आई बनाया है। क्या बोले? प्रतिबिंब आई बनाया है। और ये कोड क्या कहलाएगा? देखो, ये आपका कोड, रेड वाला क्या अभिलंब है, ब्लैक वाला आपका परावर्तित किरण है या अपवर्तित किरण है, तो इस अपवर्तित किरण के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? बताओ। ये मुझे बताओ, रेड वाला अभिलंब है, मैंने सी से अभिलंब डाला है, और ब्लैक वाला आपकी क्या अपवर्तित किरण है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? बताओ। ये वाला एंगल जो है, मैं इसको रेड से नहीं, ब्लैक से ही लिख रहा हूं, ये तो मैंने, मुझे इसको येलो से लिख देता हूं, आई, अरे सॉरी, हाँ, ये आई हो गया। और ये जो एंगल बना है इन दोनों के बीच, जो कि ब्लैक से मैं बना रहा हूं, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण में बना है, ये क्या है आपका? एक तरह से बताओ, इसे हम लोग आर लिखेंगे। तो ये आर जो है, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? यही है ना, यही है, बताओ। आर का शीर्षाभिमुख कोण यही है ना, यही किरण को तो मैंने पीछे बढ़ाया है, ये ब्लू वाले को तो ब्लैक के रूप में हमने पीछे बढ़ा दिया है, इसको ब्लू को नहीं ब्लैक ही कर देते हैं, तब सही रहेगा। ये ब्लैक वाले को पीछे बढ़ाया ना, ब्लैक और रेड के बीच में यहाँ जो कोण बना था, आर बना था, तो यहाँ पे भी ब्लैक और रेड के बीच का कोण आर ही होगा ना, हाँ, आर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं? ब्लैक और रेड के बीच जो कोण बना था, अपवर्तन कोण आर बना था, यहाँ पर भी आर ही होगा। हाँ, अरे हाँ या ना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? वही करेंगे। यहाँ पे इसको अल्फा लिखेंगे और इसे बीटा लिखेंगे, और शेष को किसको गामा लिखेंगे? इसको गामा लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, आसान हो गया आप लोगों के लिए। ये दूरी जो है सीपी की दूरी, ये आर कहलाता है, ये ओपी की दूरी यू कहलाता है, और ये दूरी आपका क्या कहलाएगा? बताओ, भी कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक त्रिभुज उठाएंगे। कौन सा त्रिभुज उठाएंगे सर आप? मैं त्रिभुज उठाऊंगा, त्रिभुज ओ, ये पॉइंट यम मैं मान रहा हूँ, पॉइंट को यम मान रहा हूँ, ठीक है। ओ सी एम को ले रहा हूँ, त्रिभुज ओ सी एम में, त्रिभुज ओ सी एम में, कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ओ सी एम में क्या होगा? में बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण निकाल रहा हूं, सेम तरीका होता है, बहिष्ठ कोण निकाल रहा हूं। यहाँ पे बहिष्ठ कोण बताओ, ये देखो बाहर आर है और अंदर ये बीटा और गामा कोण है, तो ओ एम सी है या ओ सी एम है, कुछ भी ओ सी एम है, इस कोण में देखो बीटा गामा अंदर है और बाहर की ओर आर कोण है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जरा बताएगा कोई मुझे, किसी को यहाँ तक समझ में आई बात? ये देखिए त्रिभुज है आपका, मैं बना रहा हूं ओसीएम को, यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे यम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे देखिए ये बीटा कोण हो गया, ये आपका क्या है? गामा कोण, और यहाँ पे कौन सा कोण है? आई है। बताओ क्या लिखेंगे हम लोग इसे? क्या लिखेंगे? बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बताओ, आई लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? नहीं, आर क्यों लिखेंगे भाई? आर थोड़ी ना कोण बना रहा है, ओ सी देखा, ओ देखा, ध्यान से देखा, सुन, ओ सी एम है,
ये थोड़ी ना आई सी आर थोड़ी ना है ना, आई लिखेंगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू लिखेंगे बीटा प्लस गामा, क्या लिखेंगे गामा ना, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, यही तरीका मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। ठीक है, कब, त्रिभुज आई सी एम में, ठीक है, त्रिभुज आई सी एम में, यही तरीका हम लोग त्रिभुज आई सी एम में लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ, आई सी एम में क्या लिखेंगे, हाँ आई सी एम में क्या लिखेंगे बताओ एक बार, हाँ बताओ, गामा में इसमें क्या लिखेंगे बताओ, आईसीएम बना दूं यहाँ पे, आईसीएम देखो, ये आई हो गया, आई वाला रेखा हो गया, ये सी वाला रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका ये है, यहाँ पे आपका अल्फा कोण है, यहाँ पे आपका गामा कोण है, यहाँ पे आपका आर है। बताओ क्या लिखेंगे, गामा, बताओ आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, क्या अल्फा प्लस गामा ना, ठीक है, गामा को लिखेंगे ना। अब बताओ इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से ना, हाँ समीकरण नंबर 2 मान लो इसे। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या यन होता है। हम लोग साइन को खत्म कर देते हैं, आई अपान, यहाँ पे साइन आई को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आई, ये इक्वल होगा आर के, आई के, और साइन आर होगा इक्वल आर के। ठीक है, ये हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे क्या होगा, आई अपान आर इज इक्वल टू यन हो जाएगा। यहाँ पे यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर यन हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 रखेंगे। अब देखो समीकरण 1 में आर का मान और 2 में आई का मान, सॉरी समीकरण 1 में आई का मान, 2 में आर का मान, दोनों उठा के यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, आई का मान रखो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू यन आर रखो, अल्फा प्लस गैमा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्या लिखने वाले हैं, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, है ना, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, है ना, कोण इज इक्वल टू क्या होता है, चाप, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ पे चाप देखो क्या है, सबसे पहले बीटा कोण है, बीटा के लिए चाप क्या होगा, एमपी होगा कि नहीं होगा, चाप और त्रिज्या क्या है, ओपी ना, बीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा के लिए क्या, एमपी अपान ओपी। ठीक है, गामा, गामा ओ गामा, यहाँ ये गामा है, गामा के लिए क्या होगा, चाप क्या, एमपी बटे ये सीपी ना, गामा के लिए क्या हो जाएगा, एमपी बटे सीपी हो जाएगा ना। अब कौन है, अल्फा बचा है, अल्फा मेरा दोस्त हुआ, अल्फा है ना, अल्फा, अल्फा के लिए चाप क्या, एमपी बटे आईपी हो जाएगा, है ना, एमपी बटे आईपी, क्यों भाई हो जाएगा। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है, अरे बताओ कैसे लिखा, ये बीटा के लिए इसके सामने का ये चाप एमपी और बटे त्रिज्या ओपी, गैमा के लिए क्या लिखा, एमपी बटे त्रिज्या सीपी ना, और ये अल्फा के लिए, ये अल्फा के लिए क्या लिखा, इसके सामने त्रिज्या एमपी बटे त्रिज्या आईपी ना। किसी को प्रॉब्लम, समझ गए। अब सेम काम करना है यहाँ पे। अब देखो इधर ध्यान देना आप सभी लोग, देखो अब ये वैल्यू मैं इसको समीकरण नंबर 4 मानता हूं, 4 में रखने पर ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूं समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, 4 से रखू वैल्यू क्या, गामा बीटा का वैल्यू रखू एमपी अपान ओपी।
समीकरण नंबर 4 में हम लोग बीटा गामा अल्फा का मान रख रहे हैं, तो पहले बीटा है तो एमपी अपान ओपी रखा, प्लस गामा का वैल्यू क्या है एमपी अपान, गामा का वैल्यू क्या है एमपी अपान सीपी इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे एमपी अपान आईपी, यन एमपी अपान आईपी, प्लस गामा का वैल्यू क्या है एमपी अपान सीपी, एमपी अपान सीपी। ठीक है, ये है। अब सिंपल काम है, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, सबके सब कटेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे ध्यान देना, फिर से यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, चिन्ह के साथ लिखेंगे ओपी, ओपी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो ओपी है इस साइड है, मैंने बताया इस चतुर्भुज में जो इस साइड होता है उसे निगेटिव लेते हैं, इस साइड वाले को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना, ये देखियो वो से इस साइड है इसलिए माइनस यू लिखा जाए। ठीक है, सीपी, सीपी कहाँ भाई, सीपी तो ये है इस साइड है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे प्लस आर लिखेंगे ना। अब बताओ आईपी को क्या लिखेंगे, आईपी को क्या लिखेंगे बताओ, आईपी को क्या लिखेंगे माइनस भी लिखेंगे ना, मतलब उस साइड वाले को प्लस लिखा जाता है, इस साइड वाले को माइनस लिखा जाता है, प्लस आर और माइनस यू भी लिखेंगे ना। अरे बताओ हाँ या ना, ठीक है बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं गैमा ना, डैमा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रखेंगे हम लोग, आओ 1 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस 1 अपान आर इज इक्वल टू यन, देखो 1 अपान माइनस बी, ठीक है, प्लस 1 अपान आर। ठीक है, ये हमने लिखा। ठीक है, अब देखो हमने कुछ नहीं करना है, 1 अपान माइनस यू इज इक्वल टू क्या 1 अपान आर, सॉरी प्लस 1 अपान आर इज इक्वल टू एन अपान माइनस बी माइनस प्लस एन अपान आर। हम लोग क्या करने वाले हैं गैमा है। अब हम लोग क्या करेंगे आर वाले को उस साइड ले जाएंगे और बी वाले को इस साइड लाएंगे। चलो 1 अपान क्या हो जाएगा माइनस यू, 1 अपान माइनस यू हो जाएगा गैमा। ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो एन अपान माइनस बी है, इधर आके एन अपान प्लस बी हो जाएगा, प्लस एन अपान बी हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 अपान आर इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एन अपान आर माइनस 1 अपान आर। ठीक है, गैमा ना। अब ध्यान देना यहाँ पे एन अपान बी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 अपान आर। है भैया, ये तो प्रूफ हो गया। आर वाला एक साइड, नोट करो सभी लोग फटाफट, इसके आगे चलते हैं हम लोग। फटाफट नोट करो गैमा। ठीक है, मजे ले रहे हो हमारा, मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग मजा ले रहे हो, गजब हो जा जी आप। एक बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, देव तिवारी आपको एक बार और देखना होगा। ठीक है, एक बार आपको और देखना होगा, क्या नाम है देव तिवारी। मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैंने तो पहले ही कर दिया था, जिसको एक बार में आ जाएगा आ जाएगा, नहीं तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं। अच्छा एक चीज और है, इसका क्वेश्चन मुझे कराना है, मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा इन दोनों फार्मूले पे। ठीक है, ठीक है, मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, आप एक बार इन दोनों फार्मूले को खुद से डेरिवेट करके देख लेना, मैं कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ते हैं। अरे मजा मत लो मेरा ओझा जी। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। क्यों कल कराऊंगा, क्योंकि आज एक बार और अपने से कर लोगे आप लोग तो ठीक रहेगा ना।
अगर आप हैरान हो अमरजीत तो क्लास छोड़ के चले जाओ, ठीक है। अब अगले साल या अगले बैच में गामा बोलेंगे, इससे पहले गामा नहीं बोलने वाला हूं मैं। हाँ? चलिए आगे चलते हैं। हो गया प्रूफ ना, एग्जाम में पूछेगा तो फिगर बना के बढ़िया से प्रूफ कर देना। चले आगे। अगर मैं पूछता है कितना मार्क्स का, जो एग्जामिनर बता देगा, मैंने तो पढ़ा दिया आपको। बम्भोरी क्या रिप्लाई करूं आपको। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे आगे, इसको रब करने जा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। सभी गैमा को मैं रब कर देता हूं ना। बहुत मेहनत से मैंने लिखा था, लेकिन मिटाते समय मुझे मेहनत लग रही है, ये गलत बात, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेंस क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेंस, आप लोग हेडिंग डालिएगा लेंस, ठीक है। क्या हेडिंग डालना है, लेंस। लेंस क्या होता है कक्षा 10 में आप लोग पढ़ चुके हो, परिभाषा कभी नहीं पूछा जाता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। परिभाषा नहीं पूछा जाएगा लेंस का कभी। ठीक है, परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन मैं परिभाषा बता देना चाहता हूं। लेंस क्या होता है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली पृष्ठ का एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठ या फिर एक गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे लेंस में दो गोली पृष्ठ से घिरा हुआ का मतलब क्या होता है, दो गोला ऐसे कर लें इस तरह से, तो इसके बीच का जो ये घिरा हुआ पृष्ठ है ना, ये आपका लेंस कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, कौन सा लेंस होता है, ये तो आप बता ही देंगे। मान लीजिए ये आपका है एक गोला, ठीक है। एक गोला नहीं है यार, क्या ले बना रहे हो यार तुम, नशे में हो क्या, पी रखी है क्या, नहीं यार गलती हो गई थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपका एक गोला हो गया, दूसरा गोला ऐसा हो गया, तो इन दोनों गोलों के बीच जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है ना, ये आपका लेंस कहा जाएगा। तो यहाँ पे परिभाषा क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों के बीच घिरा हो, यानी दो गोलों के बीच घिरा हो, ये वाला पृष्ठ या फिर ये पृष्ठ, ठीक है।
या फिर एक गोली पृष्ठ, यानी एक गोली पृष्ठ, ये एक गोली पृष्ठ हो गया, एक समतल पृष्ठ मतलब एक ऐसा समतल पृष्ठ है, इसके बीच गिला हो, इसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, दो गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ एक समतल पृष्ठ के बीच गिला हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, अब लेंस के कई टाइप होते हैं। ठीक है, वैसे तो दो प्रकार का लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। इसके अलावा कई टाइप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई टाइप होते हैं, मैं सभी बता देता हूं आपको थोड़ा थोड़ा। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। ये कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे उत्तल लेंस। सेम चीजें पढ़नी, कुछ यहाँ पे एडवांस जाना है आपको। ठीक है, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, एडवांस जो जाना वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता है ना। अब देखिए अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना, अवतल लेंस होता क्या है? एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए अवतल लेंस आगे जो पूछा जाएगा उसके लिए ये सब जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार का कोई लेंस होता है ना, इसे अवतल लेंस कहते हैं। अगर ऐसा कोई लेंस होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस हो तो अवतल लेंस, ऐसा लेंस होगा तो उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और है, उत्तल लेंस भी दो तीन प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस भी दो तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस भी दो तीन प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस भी दो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे अवतल लेंस की बात करें तो पहले हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। एक ये देखो, इसे कहा जाता है उभयोत्तल लेंस, यानी दोनों उत्तल लेंस है। ठीक है, उभयो और उत्तल लेंस ना, ये दोनों के दोनों, देखो ये भी उत्तल लेंस है, ये भी, इसे कहा जाता है उभयोत्तल लेंस कहा जाता है। अगर ऐसे आ जाए, ऐसे भी आएगा, ये भी आप एक तरह से आपका एक ये क्या है? ये भी एक तरह से अवतल लेंस उत्तल लेंस के ही एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग इसे कहते हैं उभयोत्तल लेंस, इसे कहते हैं अवतल उत्तल लेंस। नहीं, हिंदी कैसे लिखा जाता है अवतल उत्तल लेंस ना, ये पूछा नहीं जाता लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है। और तो अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है समतोत्तल लेंस, जो समतल दर्पण और से मिलता है, इसे क्या कहते हैं? समतोत्तल लेंस। देखो भाई मैं हिंदी गलत लिखाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? समतोल क्या लिखा हूं यार, कैसे लिखा जाएगा समतोत्तल? एक मिनट मुझे सर्च कर लेने दो। समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, उभयोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस और समतलोत्तल लेंस, तीनों में डिफरेंस क्या है बताओ? उभयोत्तल में दोनों उत्तल के उठा हुआ है, इसमें अवतल एक दबा हुआ अवतल लेंस की तरह, दूसरे एक अवतल लेंस की तरह ऐसे दबा हुआ है, और दूसरा क्या उत्तल लेंस की तरह उठा है, और इसमें क्या एक समतल है एकदम और एक उत्तल लेंस की तरह उठा हुआ, यही डिफरेंस है ना। हाँ बताओ। हाँ, यही डिफरेंस ना, ये दोनों के दोनों उठा हुआ उत्तल लेंस उभयोत्तल लेंस, इसमें एक दबा हुआ है अवतलोत्तल लेंस, इसमें एक समतल है और एक उत्तल लेंस है समतलोत्तल लेंस। हाँ, अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे? हाँ? इसी तरह से उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, एक उभयोत्तल होता है, एक होता है ना, एक उभयोत्तल होता है, उत्तला उत्तल लेंस होता है, एक समतल उत्तल लेंस होता है। इसी तरह से
ये अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, देख लेना सभी लोग, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक होता है उभयोत्तल लेंस। क्या ये आपका क्या है? उभयोत्तल लेंस, ये उभयोत्तल लेंस है, ठीक है। अगर आप ऐसे बना दो, एक मिनट, ये उभयोत्तल लेंस है। ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? समतल। ये देखो उभयोत्तल लेंस है, और इसे क्या लिखेंगे बताओ? समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस। देखो भाई हिंदी लिखने नहीं आता है, कुछ गलत हो सकता है। और नीचे हम लोग एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे? द्वि उत्तल लेंस, या फिर क्या बनाएंगे? उत्तल अवतल लेंस, ठीक है। इसका मुझे हिंदी लिखने नहीं आता यार, चलो जाने दो, ऐसे लिख देंगे, ऐसे बना देंगे, इसका नाम लिख देना आप लोग, ठीक है, इस तरह से ना। ये हो गया, ठीक है। चलो, मैंने गलत लिखा यार, मैंने गलत लिखा। हाँ, पीडीएफ में दे दूंगा मैं, ठीक है। ये पूछा उछा नहीं जाता है, वैसे कभी कभी अगर बाई चांस कोई पूछ लिया तो देख लेना आप लोग। इंग्लिश में इसका नाम अच्छा है। इंग्लिश में देखो, कन्वेक्स या कनकेव है, या बाई कनकेव लेंस है पहले का नाम, दूसरे का नाम आप कहोगे, इसका नाम कन्वेक्स कनकेव लेंस कहोगे, या प्लेनो कनकेव लेंस कहोगे। कितना अच्छा नाम है इंग्लिश में। ठीक है, चलो ये हो गया उत्तल उत्तल लेंस के बारे में। चलो अब अवतल या लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोग जानेंगे। वैसे ही बताना नहीं चाहिए था मुझे, वैसे ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। कंफ्यूज हो गए आप लोग फालतू के। आप ये जानिएगा 2 प्रकार का लेंस होते हैं, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत जानिएगा, और जब जाने हो उसे डिलीट मार दो, कंट्रोल ए करके कंट्रोल ए करना, फिर कंट्रोल क्या कर देना, कंट्रोल ए करके डिलीट मार देना, ठीक है। अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोग जानते हैं ना। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए सबसे परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा है ये, देखिए मैं नहीं, आप बताओगे मुझे, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। ये लाइन है, इस लाइन, ये ब्लैक वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? इस ब्लैक वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इस ब्लैक वाले लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? ब्लैक वाले लाइन को कहेंगे क्या? मुख्य अक्ष कहेंगे। बहुत बढ़िया, तो इसे ब्लैक वाली लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, मुख्य अक्ष पूछा नहीं जाता, बस जानोगे तो बढ़िया रहेगा। मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऐसा होता है ना, जिसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या होता है प्रकाशिक केंद्र? देखो, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहां से होकर आने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन बिना परावर्तन हुए सीधे निकल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। यानी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुई सीधे मार्ग से निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं ना। परिभाषा लिखना सभी लोग, ये पूछा जाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए
बिना विचलित हुए अपने मार्ग से चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए चली अपने मार्ग से चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। समझे? चले, प्रकाशिक केंद्र ये हेडिंग है आपका। ठीक है, क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए आगे निकल जाते हैं, उसे चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्रथम फोकस, मुख्य फोकस, और हाँ आज में हम लोग कुछ क्वेश्चन भेजेंगे आपको। क्वेश्चन भेजेंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन आप लोग करना जो आपको आएगा, जो नहीं आएगा उसे मत करना आप लोग। ठीक है, उसको हम लोग बाद में करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आते जाएगा, तो उसे करना। ठीक है ना? ओके, कर लेना, लेकिन डेली की डेली क्वेश्चन कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। अब पुराने जितने क्वेश्चन थे उसके मैं आंसर दे दूंगा, अपवर्तन वाले का, परावर्तन वाले का भी। ठीक है, आंसर के साथ दे दूंगा ना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो मैंने आंसर के साथ दे ही रखा है आप लोगों को। ठीक है, कर लेना डेली डेली। ठीक है, और मैंने आज आपको शायद सर ने अपलोड कर दिया होगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के क्वेश्चन है, उसे भी आप लोग देख लेना, कर लेना। ठीक है, जो नहीं आएगा क्लास में पूछ लेना आप लोग। ठीक है ना? टाइम होगा। ठीक है, आप इतना रिवीजन करो। मैथ की क्लास अब चलेगी 3 बजे से या 3:15 बजे से, जब तक सर आएंगे। उसके बाद हम लोग मिलते हैं 6 बजे वाले क्लास में। ठीक है, ठीक है। इस चैप्टर में, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम लेक्चर में इसे कंप्लीट करने के लिए। तो 5-7 लेक्चर लगेंगे। 4 लेक्चर हो गए हैं, 4 लेक्चर और लगेंगे, 4 या 5 लेक्चर। ठीक है, ओके। हाँ, आज दे देंगे पीडीएफ में सर। बायोलॉजी क्लास आज होगा शायद, मुझे नहीं पता, मैम से पूछ लूंगा मैं फोन करके। यस, ओके, चलिए। और हाँ, ये जो मैंने अपवर्तन परावर्तन का क्वेश्चन दिया था ना, उसको कर रखना, कल रखना। कल मैं उसको आते ही क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, परावर्तन वाला भी अपवर्तन वाला भी। आंसर तो दे दिया रहूंगा, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना आप लोग क्लास में, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है ना? सभी को जय माता दी। ठीक है, ओके।